हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल्ड रिविजनरी सेशन में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में रिवीजन लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात, ये रिविजनरी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है जो कि एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th के। सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। और ये उन सभी के लिए एप्लीकेबल है जो कि जिनका रिवीजन चल रहा है या फिर रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। उनके लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने रिवीजन को रिवाइज कर सकते हैं, मतलब जो अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने अपनी अभी स्टडीज कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रिविजनरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक बटन दबा के लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक, एवरीथिंग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है। हम अपने बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए क्या करते हैं, कैश जो होता है, कैश का सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब जो कैश होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, वो किसके बेसिस पे करते हैं, कैश के बेसिस पे, मतलब कैश ही यूज करते हैं। इसके लिए क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारे कैश इनफ्लोज कितने हुए हैं और कैश आउटफ्लोज कितने हुए हैं। मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का मतलब, कैश इनफ्लो का मतलब है कि हम लोगों ने कितना कैश रिसीव किया है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, है ना। हमने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, हमने अपने बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो किया है, मतलब रिसीव किया है, और कितना कैश आउटफ्लो मतलब कि पेमेंट किया है। वो हो सकता है कैश हमने हमने कैश इनफ्लो किया हो, मतलब कैश रिसीव किया हो कैसे, गुड्स को सेल करके, गुड्स को सेल करके, कैश डेटर्स से रिसीव करके, या फिर आउटसाइडर को लोन दिया होगा वहां से रिसीव करके, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव करके किसी डेवेंचर्स पे, या फिर किसी लोन प्रोवाइड किया होगा उस पे इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे इनफ्लोज बताती हैं। आउटफ्लो क्या बताते हैं, हम किसी भी चीज का अगर पेमेंट करते हैं तो वो हमारे आउटफ्लोज बताते हैं, हमारे बिजनेस के आउटफ्लोज बताते हैं। जैसे कि हमने गुड्स को परचेज किया तो क्या हुआ, पैसा तो गया, तो वो क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। कि हमने अपने पेमेंट्स, बिल्स को पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, ऐसे जो भी सैलरी दी, वेजेस दिए, इंटरेस्ट दिए, डिविडेंड दिए, ऐसी जितनी भी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में कैश से रिलेटेड करते हैं, वो सारी चीजें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है। वो हमें बताती है हमारा नेट कैश कितना है, कितना कितना इनफ्लो हुआ है, नेट कैश फ्लो कितना आउटफ्लो हुआ है, ये सारी चीजें हमें बताती है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ये एक रूल्स की एक स्टैंडर्ड बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के की तरफ से। तो वो जो ये बनाया गया है उसके हिसाब से हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम सबसे पहला होता है, हम लोग कहाँ कहाँ से कैश रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटीज से, और हम लोग कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिक्स एसेट्स ले रखे हैं, या फिर हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसी चीजों के जो हम लोग को कैश इनफ्लो या आउटफ्लो करते हैं, ये हमें वो निकालना बताता है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होता है।
जैसे कि हमारे शेयर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी चीजों को कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने का ऑब्जेक्टिव होता है हम जिससे पता कर सके कि हमारा ग्रॉस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ग्रॉस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं कैश और कैश इक्विवेलेंट का टाइम आने पे आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका इनफ्लो मतलब हम लोग कितना रिसीव किए हैं और कितना आउटफ्लो हुआ है, पेमेंट किए हैं। कैश और कैश इनफ्लो का इसको इससे पता चल जाता है कि हमने ग्रॉस कितना इनफ्लो और आउटफ्लो किया है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमें बताता है कि हमें हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब इसका मतलब होता है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कैश और कैश इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है उसका रीजन क्या है। मतलब वो कहीं हमारी इन्वेस्टिंग की वजह से हो रहा है, कहीं फाइनेंसिंग की वजह से हो रहा है, या फिर कहीं हमारे ऑपरेटिंग की वजह से हो रहा है, ये बताता है। तीसरी चीज ये हमें बताता है, अकाउंटिंग यूजर्स को ये हेल्प करता है। मतलब अकाउंटिंग यूजर्स जैसे कि जो हमारे अकाउंट्स को संभालते हैं, उनको जैसे उनको बताता है, ये हमारे फाइनेंशियल विटेलिटी को और सॉल्वेंसी के बारे में हम उनको बताता है। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नियर फ्यूचर में भी ये हमें बताता है। मतलब नियर फ्यूचर के बारे में भी बताता है कि हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूजर्स, मतलब यूजर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले ये हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता है। मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, मतलब एडवांटेज है ये हमारा कि ये हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जैसे हमारा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल से रिगार्डिंग कि हम लोग इतना खर्चा करने वाले हैं, इतना वो करने वाले हैं, हमारे पास कैश है या नहीं, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, कि मतलब ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको देख के हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, रीजन फॉर चेंज इन द कैश पोजिशंस, मतलब होता है कि ये हमें बताता है कि हमारे जो सरप्लस हैं, सरप्लस हुए हैं हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में सरप्लस हुए हैं, बट हमारे कंपनी में लोअर प्रॉफिट है बट सरप्लस ज्यादा हुए हैं। इसका रीजन बताएगा, ये क्या बताएगा? रीजन बताएगा, सरप्लस ज्यादा हुए हैं, सरप्लस हुए हैं बट प्रॉफिट कम है, सरप्लस ज्यादा हुए हैं, प्रॉफिट कम है। और क्या बताएगा? कैश में डेफिसिट है बट प्रॉफिट ज्यादा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब कैश प्रॉफिट तो हमारा ज्यादा दिखा रहा है बैलेंस शीट, बट इसमें जो हमारे कैश है, कैश कम दिखा रहा है, इसका रीजन बताता है। ठीक है, एक्चुअली ये बताता है कि हम लोगों ने कहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे ज्यादा या कम किए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी बताता है, ये हमें बताता है कि हमारी पोजीशन कैसी है, मतलब हम कहीं लिक्विडिटी या सॉल्वेंट तो नहीं होने वाले हैं, ये हमारे बताता है। मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है कि हम अवेलेबल, हमारे पास कैश इनफ्लो आउटफ्लो है या नहीं। ठीक है, एंड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बताता है। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है कि ये हमारे सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, कैश से रिगार्डिंग जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो से रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो उसके बारे में बताता है। सेग्रेशन ऑफ कैश फ्लो मतलब होता है, ये हमें बताता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब कि हम इसको सेग्रेट कर देते हैं हर अलग अलग एक्टिविटीज में, जिससे हम इजिली पता कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, और ये हमें बताता है हमारे डिविडेंड डिसीजन लेने में भी हमारा हेल्प करता है। मतलब कि कैश फ्लो, कि हम लोग डिविडेंड देने के लिए हमारे पास अवेलेबल कैश है या नहीं है, मतलब हमारे पास कैश अवेलेबल है या नहीं है, ये भी बताता है। और ये कॉम्पिटिटिव स्टडी करने में भी हेल्प करता है। मतलब ये हमें बताता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट थे, वो करंट ईयर के प्रॉफिट से
कम है या ज्यादा है, मतलब उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है, हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स एंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स को कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशंस क्या बात करता है? सबसे पहला होता है इग्नोर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब इग्नोर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये बस कैश बेसिस को फॉलो करता है। ठीक है, कैश बेसिस को फॉलो करता है, मतलब प्रिपेयर कैश बेसिस के हिसाब से किया जाता है। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक्रूअल जितने भी बिजनेस हो रहे थे, मतलब सेटलमेंट जो होने वाले हैं या फिर सेटलमेंट मतलब बात हो गई है, अभी कैश मिलने वाला है, जो सेटलमेंट होने वाले हैं उनको ये उनके बारे में ये बात नहीं करता, ये एक्चुअल में कैश के बेसिस पे बात करता है। इसीलिए इसका लिमिटेशन है, ये अप्रूवल कॉन्सेप्ट से बात नहीं करता है। ठीक है, और ये हमारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करता है, मतलब ये हमारे सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करता है। और जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने बोनस इशू किया है ना, बोनस इशू किया या फिर डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स में या शेयर्स को कन्वर्ट किया डिवेंचर्स में। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में नहीं बात करेगा, मतलब बस कैश के बारे में बात करेगा, ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन क्या है? नॉन सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। मतलब ये इनकम स्टेटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कैश को निकालने के लिए बनाया गया है, ये हमारे इनकम को नहीं बताता है। ठीक है, ये हमारे इनकम को नहीं बताता है, और ये हमारे बस कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे कैश आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉन कैश आइटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे इनकम को तो वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमारे कैश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर का मतलब होता है इसका लिमिटेड यूज होता है, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका लिमिटेड यूज होता है। मतलब ये कैश से रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकता है, बाकी सब कुछ नहीं बता सकता। मतलब अगर ये बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये कुछ भी मतलब क्लियरली बता नहीं सकता है। ठीक है, बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट के ये कुछ भी क्लियरली बता नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका ये भी एक लिमिटेशन है। अच्छा, तीसरी मतलब लास्ट बात, फिफ्थ बात क्या बोलता है? ये ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन को बताने में नहीं, मतलब सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, मतलब ट्रू जो हमारा सॉरी जो हमारा जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है कि हम लोग हमारी जो पोजीशन है मार्केट में, मतलब हमारी जो पोजीशन है कैसी है, मतलब कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मतलब ये लिक्विडिटी पोजीशंस को सही से एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब क्या होता है कि हमारा जो जो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, सपोज करिए कि हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स क्या हुए, सोल्ड हो गए, तो ये क्या बताएगा कि कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा है। बट ऐसा तो नहीं होता, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी ना, ये तो अनफेवरेबल मतलब सारे के एसेट्स ही बिक जाएंगे। तो ये तो बता रहा है कि ये तो फेवरेबल है, कि अच्छा है, इंडिकेट अच्छा कर रहा है कि हमारे कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट हमारे अगर एसेट्स को देखे जाए तो एसेट्स तो सारे खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये रिवील नहीं, ट्रू लिक्विडिटी पोजीशंस को ये रिवील नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके अंदर कुछ बातों को पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसको वन बाय वन इजिली देखेंगे। कैश क्या होता है? कैश होता है, कैश में हम लोग इंक्लूड करते हैं कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, कैश में इंक्लूड किया जाता है कैश इन हैंड में जितना पैसा है और डिमांड डिपॉजिट्स में जितना पैसा है उसको इंक्लूड किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये हमें शो करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है। मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कि मैच्योर होने वाले होते हैं विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में मैच्योर हो जाए, तुरंत हमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बात ये होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा लिक्विडिट होते हैं ये, बहुत ही जल्दी हमको इनका कैश का पेमेंट मिल सकता है। तो इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालते हैं, मतलब कैश इक्विवेलेंट में डालते हैं, मैच्योर विद इन द 3 मंथ्स। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होते हैं? एग्जाम्पल में होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, ऐसी चीजें ये जो कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग के कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो क्या बताता है? कैश फ्लो बताता है कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब कैश रिसीव्ड हुआ है, मतलब कि हमारे बिजनेस में कैश आया है, और आउटफ्लो का मतलब होता है कैश हमारे बिजनेस से गया है, बाहर गया है, आउटफ्लो हुआ है। ठीक है,
ये बताता है हमारा कि हमारा जो नेट कैश इनफ्लो हुआ है या मतलब डिक्रीज हुआ है और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये हमें बताता है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब हमारे जो नेट है रिजल्ट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो बताता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताता है हमारे ऐसे एक्टिविटीज जो हमारे प्रिंसिपल मतलब मेन बिजनेस से रिलेटेड है। मेन बिजनेस मतलब जिससे हम रेवेन्यू, जैसे गुड्स को सोल्ड करना, ये हमारे रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटीज होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। तो इनसे रिगार्डिंग ये हमारे एक्टिविटीज को बताता है, एक्सप्लेन करता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें बताता है हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे फिक्स असेट्स हो गया, लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सारे असेट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परचेज और सेल कर रहे हैं, उसके बारे में ये हमारा बताता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर आता है हमारा फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। क्या बताता है? फाइनेंशिंग एक्टिविटीज बताते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द बोरिंग, मतलब ये हमें बताता है हमारे शेयर कैपिटल के बारे में, हमारे डिवेंचर्स के बारे में, लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में ये बताता है। और बताता है ये फाइनेंशिंग एक्टिविटीज हमारे डिविडेंड से रिगार्डिंग बताता है, डिविडेंड पेड जैसे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, इन सारी चीजों से रिगार्डिंग हमें बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो किसके हिसाब से। हम लोगों ने अभी बताया आप लोगों को, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो AS3 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो है उसके हिसाब से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये सभी कंपनीज के लिए ना, कंपनीज जितनी भी होती हैं कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, कंपनीज के लिए ये क्या होता है? मैंडेटरी होता है सबको। सारी कंपनीज लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनीज है हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उन सारी कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी होता है, उनको बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसको जब बनाने चलते हैं, जब हम लोग बनाना इसको स्टार्ट करते हैं तो 3 एक्टिविटीज में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसका 3 डिवीजन बनाते हैं, 3 डिवीजन को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसको सम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला हमारा कैटेगरी में आता है वो उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब वन बाय वन इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, इसके इनफ्लोज क्या होंगे, आउटफ्लोज क्या होंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हमें क्या बताता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, वो हमें क्या बता रही हैं? वो हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, और इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारे क्या इनफ्लोज कर रहे हैं, क्या आउटफ्लोज कर रहे हैं, इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बताता है। एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द कोर्स और प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसके बारे में बताता है। मतलब ये हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है फ्रॉम द किसका? रेवेन्यू जनरेटिंग या फिर बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये हमारे प्रिंसिपल मतलब बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने वेजेस पेड किया, गुड्स को परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स को सेल किया, ये सारी चीजें किसमें आते हैं? बिजनेस से रिगार्डिंग है ना, हमारी हमारी बिजनेस से रिगार्डिंग है, मतलब कि हम लोग ने वेजेस पेड किया, सैलरी पेड किया, डिविडेंड डिविडेंड नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले देखेंगे। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताता है? कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर हम कोई गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बेचने पे कितना पैसा मिल रहा है, वो इनफ्लो हो रहा है ना, आ रहा है पैसा। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस को रेंडर करके हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट, कैश जनरेट करके रिसीव कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम द रॉयल्टी, कमीशन, फीस या फिर अदर रेवेन्यू से कितना पेमेंट आ रहा है, मतलब रॉयल्टी, कमीशन और फीस या फिर अदर रेवेन्यू से कितना पैसा आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। ठीक है, देन हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रिसिप्ट के बारे में बताता है इनफ्लो, हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है इनफ्लो, हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है हमारा इनफ्लो, और ये बताता है हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब प्रीमियम, इंश्योरेंस इंटरवल्स फॉर द प्रीमियम एंड क्लेम्स,
जो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करने वाले हैं करते हैं, उसके उससे जो इंश्योरेंस से जो पैसा रिसीव्ड हुआ है, क्लेम से जो पैसा रिसीव्ड हुआ है, उसके बारे में बताता है। एन्युटी एंड अदर पॉलिसीज बेनिफिट्स, मतलब जो हम लोगों ने रिसीव किया है बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब कि बिजनेस डे टू डे बिजनेस में, वो सारी चीजों के बारे में बताता है। रिफंड बताता है, रिफंड अगर इनकम टैक्स का रिफंड जो हम लोग करते हैं ना, इनकम टैक्स में का रिफंड जो हम लोग को मिलता है, उसके बारे में ये बताता है। इनफ्लो है ये हमारा, ठीक है। अब आउटफ्लो में आता है, अगर सप्लायर्स को पेमेंट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर्स को पेमेंट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने परचेज तो की है ना, उसके बदले में पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसका पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में बताया जाएगा, वो बताता है। आउटफ्लो बताता है, ठीक है। अगर पेमेंट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज के बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं, वो बताएगा कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो बताएगा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग ले रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस के बदले में या फिर क्लेम्स के बदले में, और अदर कोई पॉलिसी है उसके बदले में, अगर इंश्योरेंस का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में आउटफ्लो बताएगा। और क्या बताएगा, इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा आउटफ्लो होता है। और अगर हम फ्यूचर कॉन्टैक्ट पावर, कॉन्टैक्ट ऑप्शन, कॉन्टैक्ट्स के बारे में पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमें हमें क्या बताएगा, आउटफ्लो बताएगा। एक इजी सा चार्ट आप सभी के लिए, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो के बारे में। इनफ्लो में क्या क्या आता है, कैश शेयर्स आता है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आता है, कैश रिसिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कमीशन एंड फीस आता है, रॉयल्टी एंड अदर रेवेन्यूज। आउटफ्लो में क्या आता है, कैश परचेजेस आता है, पेमेंट टू क्रेडिटर आता है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, पेमेंट टू ऑफ वेजेस आता है, और इनडायरेक्ट सॉरी इनकम टैक्स पेड अगर किया है तो वो सारी चीजें आती हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम लोगों ने हमारे जो लॉन्ग टर्म असेट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम लोगों ने कर रखी होती है, ठीक है, उनको, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं उनको परचेज या सेल करते हैं, तो वो किसके क्या बताता है, हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताता है ना, ठीक है। तो चलिए इसका इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इनफ्लो देखेंगे। इनफ्लो क्या बताता है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो बताता है हमारा, अगर सेल किया है, ठीक है, सेल या डिस्पोज हुआ है कोई फिक्स असेट्स, तो उससे क्या आएगा, हमें पैसा आएगा ना, तो वो क्या बताएगा, पहला पहला हमारा इनफ्लो बता देगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हुआ है। दूसरा क्या बताएगा, अगर शेयर्स, वारंट और कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट एज अ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तरह दे रखा है, उससे पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं, उससे पैसा रिसीव हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उससे अगर पैसा रिसीव होता है तो वो हमारा इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। और अगर हम लोगों ने कोई एडवांसेस या लोन्स दिए हैं थर्ड पार्टी को, मतलब किसी और को लोन दिया है, मतलब एक तरीके से तो इन्वेस्टमेंट ही कर रखा है ना, इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा लोन से एडवांसेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे पैसा रिसीव होता है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। इसको आप कहीं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मत कर दीजिएगा। लोन एंड एडवांसेस हम लोगों ने लिए नहीं है, हम लोगों ने दे रखे हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ओके, फिर इनकम, अगर हम लोगों ने फिक्स्ड असेट्स या फिर एज अ इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट वगैरह रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द लीजिंग असेट्स वगैरह से, मतलब अगर कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर फाइनेंस जो हमारे इन्वेस्टिंग मेन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उनसे उनसे अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर उनसे कोई इंटरेस्ट, रेंट या फिर डिविडेंड वगैरह रिसीव करते हैं, तो वो किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट हो जाता है, वो हमारा पार्ट हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसका आउटफ्लो देखते हैं, कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलो आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब क्या होता है, अगर अब हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, आउटफ्लो मतलब पेमेंट करने वाले हैं, तो पेमेंट किसका, शेयर्स का, जैसे हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अगर उनका शेयर्स का डेपेंड मतलब डेप्ट वारंट वगैरह पे जो हम लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो उसका पेमेंट करने वाले होते हैं उसका, ठीक है। कैश पेमेंट, अगर हम लोग फिक्स असेट्स एक्वायर करते हैं तो उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं ना, एसेट्स एक्वायर किया उसके बदले, मतलब एसेट परचेज किया उसके बदले में जो पेमेंट किया ना, वो क्या हो जाता है, हमारा आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। दिस पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड द कैपिटलाइज्ड कॉस्ट ऑफ द रिसर्च, मतलब इसमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट
कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। और कैश लोन मेड और गिवन, कैश लोन मेड और गिवन टू द थर्ड पार्टी, लोन अगर किसी और पार्टी को दे रहे हैं तो एक तरीके से कैश जा रहा है ना, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, और एक तरीके से पेमेंट जा रहा है ना, तो पेमेंट जब जा रहा होता है तो हम लोग, ये मेरा आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब चलो इसको एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो में आता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव जो भी इंटरेस्ट वगैरह हम लोग मिलता है, और डिविडेंड रिसीव। हाँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है। कैश आउटफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा आउटफ्लो हो जाता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, चलिए सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, अगर हमारे जो लॉन्ग टर्म हमारे फंड्स होते हैं ना, या फिर हमारे जो रिलेटेड टू कैपिटल्स होते हैं, मतलब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनसे जो हमारे पैसा आता है या फिर हम लोग पैसा देते हैं, उनके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इनके इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या होते हैं। ये एक्चुअली हमारे कैपिटल या फिर बोरोड फंड होते हैं, कैपिटल फंड या फिर बोरोड फंड होते हैं। कैपिटल फंड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें होती हैं। और बोरोइंग में क्या होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह होते हैं, बोरोइंग्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इनफ्लोज क्या होता है, इनफ्लो मतलब कैश आया होगा, तो कैश आया होगा अगर हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया होगा, इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई शेयर्स या फिर हम और कोई इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं, उसके बदले में पैसा मंगवाते हैं, वो हमारा इनफ्लो हो जाता है। और अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं, कैश मतलब मिलता है हमें डिवेंचर्स को इशू करने से, लोन को इशू करने से, नोट्स बॉन्ड्स को इशू करने पे, या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को इशू करने में जो हमें पेमेंट मिलता है, उसको भी हम लोग इनफ्लो इनफ्लो कंसीडर करते हैं, इनफ्लो मानते हैं, ठीक है, इनफ्लो ही होता है। फिर कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, आउटफ्लो में क्या क्या आता है, आउटफ्लो में आता है अगर हम लोगों ने किसी चीज का पेमेंट कर रखा है ना, हम लोगों ने किसी चीज का पेमेंट मतलब पेमेंट किया है, किसका, जो लोन है, हमारा जो डिवेंचर्स है, लोन्स है, बॉन्ड्स है, उसका जब हम लोग रीपेमेंट करते हैं, मतलब ले रखा था उसको भी दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कैश तो जा रहा है ना, तो ये आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। और अगर बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है, मतलब शेयर्स को हम लोग बायबैक कर रहे हैं, ले रहे हैं, शेयर होल्डर से शेयर्स को ले रहे हैं, तो हमको उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। फिर फिर आता है इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, लोन एंड एडवांसेस। इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं डिवेंचर्स पे या फिर लोन पे, और डिविडेंड पेड कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, ये हमारे आउटफ्लोज होते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आता है कैश इनफ्लो, फिर कैश आउटफ्लो। सब कैश इनफ्लो में क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर रहे हैं कैश के थ्रू, हाँ, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से पेमेंट आ रहा है हमको, ठीक है। और अगर पेमेंट मतलब आउटफ्लो क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स का, या फिर डिवेंचर्स का, या फिर, ठीक है, डिवेंचर्स का अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स को, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिगार्डिंग होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिगार्डिंग ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमें बताता है कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है या ऑपरेटिंग का पार्ट है या हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्योंकि देखो, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड से पॉइंट है, ये रिगार्डिंग हमें उसमें भी देखने को मिला था ना इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग में फिर देखने को मिल गया। तो अब ये हमें बताएगा कि ये कैसे, मतलब कहाँ पे कौन सा जाने वाला है, ये कैसे होता है, ये हमारे बताता है कि सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, ये फाइनेंशियल बिजनेस है या फिर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज है या फिर नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंटरप्राइज क्या होते हैं, जो हमारे फाइनेंस से रिगार्डिंग हमारे काम करते हैं, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, जैसे कि हमारा एनबीएफसी हो गया, जैसे कि हमारे एलआईसीज वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हमें बताती हैं, ये हमारे फाइनेंशियल्स को से रिगार्डिंग होती हैं, रिलेटेड होती हैं, इसलिए हम उनको फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस मानते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस जो अदर देन होती हैं हमारे
बैंक्स वगैरह या फिर एनबीएफसी या फिर हमारे एलआईसी वगैरह से जो फाइनेंस का काम नहीं करती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड बेचती है और खरीदती हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अगर ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से है, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो ये इन्वेस्टिंग अगर हुआ, मतलब अगर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देखिए अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ, हम्म, तो अगर ये मतलब हमारा जो इंटरप्राइज है कैसा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हमारा इंटरप्राइज है, तो मतलब लोन देना या फिर लोन देना, कैश रिसीव करना, ये सारी चीजें उनका क्या काम है, ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो ये सब तो उनका बिजनेस ही है ना, और मतलब बिजनेस का काम है ये, तो लोन देना, लोन रिसीव करना, ये सारी चीजें, पेमेंट वगैरह, तो ये तो उनका काम है। तो ये इनके इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता है, तो ये किसका पार्ट होता है हमारा, ये हमारा पार्ट होता है जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। और अगर ये हमारा इन्वेस्टिंग, मतलब अगर नॉन ऑपरेटिंग है, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग है, और ये इंटरेस्ट वगैरह लोन वगैरह दे रही हैं, तो लोन वगैरह दे रही हैं, ठीक है, मतलब लोन अगर ले रही हैं किसी से, लोन अगर किसी से ले रही हैं, उन पे इंटरेस्ट देती है, उन पे इंटरेस्ट देती है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है। अगर इंटरेस्ट ले रही है, किसी को लोन दे रखा है थर्ड पार्टी को और इंटरेस्ट रिसीव कर रही होती है, वो हो जाता है इन्वेस्टिंग का पार्ट, ठीक है। ऐसे ही डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट अगर मिल रहा होता है, मतलब कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है और शेयर्स, और उस पे डिविडेंड हमको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा रिसीव हो रहा है डिविडेंड, तो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और अगर हमने हम खुद अपने शेयर्स इशू किया, उन पे डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं, कैसे बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ स्टेप्स लगाते हैं, और उन स्टेप्स के हिसाब से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालना पड़ेगा, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल्स को लगाते हैं, तो आता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस, कितना कैश जनरेट हुआ है ऑपरेशन से। फिर उसमें से टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो आता है नेट कैश यूज्ड फ्रॉम, मींस सॉरी, कैश जनरेटेड या फिर कैश यूज्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है मतलब कि हमारे जो प्रॉफिट है, कोई भी बिफोर बिफोर टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर इसमें कोई टैक्स डिडक्टेड है, मतलब अगर हमने कोई टैक्स को पे किया है, अगर डिडक्टेड है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं, हाँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग अगर कोई रिजर्व्स में, मतलब अगर रिजर्व्स हमारे इंक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, उनको हम लोग इसको ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में। अगर हमारे कोई रिजर्व्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे रिजर्व्स, तो बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और हमारे जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जो हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड है, वो अगर करेंट ईयर में देने वाले हैं तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड जो हम लोग करेंट ईयर में देने वाले हैं डिविडेंड्स, अगर वो डिविडेंड्स देने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में। और प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर जितना हम लोगों ने प्रोविजन मेड किया है, जितना हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है, ठीक है, जितना प्रोविजन बनाया है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों का आपको आ, इसके बाद, मतलब ये जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में इसको बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आप अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। और
एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है, कल की वीडियो में। और आज हम लोग ऐसे ही थोड़ा इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब इसमें हम लोग कुछ नॉन कैश और हाँ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की एडजस्टमेंट करते हैं, नॉन कैश या फिर नॉन वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स करते हैं और गेन्स के एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते क्या है। हमारे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होते हैं, मतलब जो हमारे कैश में नहीं होते हैं या फिर ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होते हैं, और वो एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे मतलब ऑलरेडी माइनस कर रखा है तो इसको ऐड करेंगे, ऐड कर रखा है तो उसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। या फिर नॉन कैश है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड क्या करेंगे, अगर कोई भी डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया है तो ये हमारा नॉन कैश होता है, नॉन कैश होता है तो इसको ऐड करो। चलो इसको सबसे पहले हम लोग इसको डेप्रिसिएशन को ना, जितना भी डिप्रिसिएशन है हमारा प्रोवाइडेड है या फिर चार्ज है, प्रोवाइडेड और चार्ज, ठीक है, मतलब जितना दिया है या फिर देने दे रहे हैं, ठीक है, उतना उसको ऐड करते हैं। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, राइट ऑफ, ये सारी चीजें हैं, इनको भी हम लोग ऐड बैक करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती हैं, ये हमारी क्या कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग होती हैं क्या, नहीं तो ऑपरेटिंग तो नहीं होती है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर गुडविल या फिर पेटेंट या ट्रेडमार्क अगर जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग होते हैं क्या, नहीं नहीं, ये राइट ऑफ हो रहा है, ऑपरेटिंग नहीं है भाई, ये इन्वेस्टिंग है, ठीक है। तो इनको हम लोग ऐड बैक करते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर लॉस खा रहे हैं ना सेल पे, तो उससे क्या हुआ होगा, लॉस लॉस हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा तो इसको बढ़ा देता है, ठीक है, ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट पेड अगर कर रहे होंगे तो इससे भी हमारा ये क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो इससे भी हमारा क्या हो रहा होगा, हमारा ये जो कैश है ना, मतलब कैश का कम दिखा रहा होगा तो इसको ऐड बैक करेंगे, कैश बढ़ा देंगे ना, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे। फिर हम लोग कौन कौन से आइटम्स को डिडक्ट करते हैं, हमारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग गेन्स को डिडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट कोई रिसीव कर रहे होते हैं तो ये हमारा फाइनेंशियल का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इसको डिडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, मतलब डिविडेंड भी रिसीव हुआ है तो भी वो फाइनेंशियल का पार्ट है, फाइनेंशियल में ऐड करेंगे, यहाँ पे चलो माइनस करो। रेंट रिसीव, रेंट अगर कोई रिसीव कर रहे हैं, रेंट हमारा क्या, हमारी इन्वेस्टिंग है ना, कोई घर लिया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट पे अगर हम लोग कोई रेंट वगैरह रिसीव कर रहे हैं तो उस पे भी क्या होगा, हम लोग उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर फिक्स असेट्स को सेल कर रहा है उस पे कोई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूड हुआ होगा ना कैश में, तो चलो इसको यहाँ से माइनस करो। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है क्या क्या इसमें, मतलब ये अभी जो प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और ये सारी जो चीजें हैं ना, वर्किंग कैपिटल है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। चलो बात करो इस पे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड क्या क्या करेंगे और लेस क्या क्या करेंगे, इसका भी बहुत अच्छा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा शॉर्टकट, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, डिक्रीज इन करेंट असेट्स, करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो ऐड करो, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है करंट असेट्स, ठीक है, जितने भी करंट असेट्स हैं, डिक्रीज मतलब जो डिक्रीज हो रहा है करंट ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का जाता था, अभी करंट ईयर का कम हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कम हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारी प्रीवियस ईयर करंट लायबिलिटी कम थी, अभी ज्यादा हो रही है, तो इसको ऐड करो, ठीक है। फिर डायरेक्ट क्या क्या करना है, माइनस क्या क्या करना है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलो इसका शॉर्टकट बता दें,
ओके, चलो शॉर्टकट क्या होता है। अगर, चलो सबसे पहले करंट लायबिलिटी के बारे में शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में दोनों को बताएंगे। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर दो, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर दो, मतलब प्लस हो रही है तो प्लस कर दो, माइनस हो रही है तो माइनस कर दो, रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस कर दो, डिडक्ट कर दो, और इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर दो, मतलब ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही करंट असेट्स में आते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है तो डिडक्ट कर दो, रिड्यूस कर दो, मतलब बढ़ रही है तो घटा दो, घट रही है तो बढ़ा दो, ठीक है। समझ में आया। मतलब रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो बढ़ा देंगे, डिक्रीज हो रही है तो घटा देंगे, ठीक है, ऐड और डिडक्ट, ठीक है। आया, मतलब कैसा, शॉर्टकट में मजा आया। बहुत आसान है, याद कर लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। करंट असेट्स, बोलो, करंट असेट्स, बोलो बोलो बोलो। करंट असेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो घटा देंगे, घट रहा है तो बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ा देंगे, ओके। चल हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या कंसीडर करते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, हमारे डिटेल्स में जो माइनस करके लिखा रहता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी मानेंगे ना। हाँ जी, करंट लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेट कैश, कैश फ्लो और यूज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब जो इसके बाद तो हमारा आ गया ना, कैश बिफोर टैक्स वगैरह, बिफोर टैक्स या फिर हाँ बिफोर टैक्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से बिफोर हमारा तो आ चुका है, ठीक है। अब इसमें से जो भी आया, इसमें से हम लोग टैक्स को रिड्यूस करेंगे। अगर इनकम टैक्स रिफंड है तो उसको ऐड कर लो, भाई रिफंड है, पैसा आ रहा है, ऐड कर लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पेमेंट्स इनफ्लो हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अभी बताने वाला हूँ, अभी अ, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, अनयूजुअल आइटम्स होते हैं, अभी के लिए बस इतना समझ लो, ठीक है। फिर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का आउटफ्लो हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ओके। अब करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। हाँ हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके इनफ्लोस को निकालेंगे, फिर आउटफ्लोस को निकालेंगे, फिर नेट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो इनफ्लोस के देखो, इनफ्लोस तो अभी बताया ऊपर, अभी अभी, है ना, वही सारी चीजें हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को बेच करके जो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो पैसा आ रहा है, उन सबको रिसीव करो, तो चलो उनको लिख देते हैं इनफ्लोस में, मतलब ऐड कर देते हैं। और अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, उसको ऐड कर देते हैं। या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, उसको इंक्लूड कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या आता है, इंश्योरेंस अगर कोई क्लेम किया है ना, तो उसका अमाउंट, इंश्योरेंस कोई क्लेम किया है ना, उसका अमाउंट फिक्स एसेट्स पे, ठीक है। ये जो कोई कैलामिटी वगैरह हो जाता है, उस पे ऊपर जो इंश्योरेंस क्लेम किया होता है वो रिसीव किया होता है, तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आउटफ्लो क्या क्या होते हैं, मतलब ये घटने वाले हैं, ठीक है, ये रिड्यूस होने वाले हैं। हाँ, तो चलो सबसे पहला, परचेज किया फिक्स एसेट्स या फिर कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, चलो माइनस करो माइनस करो। फिर गुडविल, ठीक है, गुडविल को अगर हम परचेज करते हैं, मतलब गुडविल तो एक तरीके से फिक्स एसेट्स ही होती है ना बाबा, ठीक है। तो फिर गुडविल को परचेज करते हैं तो उसको इंटेंजिबल होती है, बट होती तो फिक्स एसेट्स ही है। इंटेंजिबल असेट्स मतलब कोई भी परचेज कर रहे हो गुडविल पेटेंट वगैरह को, तो वो अगर परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। फिर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, आउटफ्लो फ्रॉम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे कि रिपेयर बिल्डिंग वगैरह पे हुआ है, तो वो क्या हुआ, मतलब सेफ्टी ग्राउंड के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजुअल पेमेंट हो रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है, उसको चलो 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 माइनस करो, रिड्यूस करो। फिर हम लोग नेट निकालेंगे, जितने भी ऐड वाले आइटम है उसमें से माइनस वाले आइटम को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव रहा तो, अगर निगेटिव रहा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो नहीं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ओके। देन फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में आते हैं। फाइनेंशिंग एक्टिविटीज के क्या क्या स्टेप होते हैं, पहले इन्वेस्टिंग, हम लोग इनफ्लो निकाल लेते हैं, ठीक है, इनफ्लो निकाल लेते हैं, फिर आउटफ्लो निकाल लेते हैं, फिर
क्या हो जाता है, फिर हम लोग निकाल लेते हैं, फटाफट बोलो, नेट। ठीक है, नेट निकाल लेते हैं। इनफ्लो कैसे निकालेंगे? इनफ्लो निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं, क्या क्या होते हैं वो देख लो। अगर कोई शेयर्स या फिर कोई डिवेंचर्स, अगर कोई शेयर्स या भी कोई डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, पेमेंट तो मिलेगा ना, रिसीव होगा कैश। तो उसके मतलब प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, या फिर देन अगर लोन कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को अगर इशू कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो दे रहे हैं, तो उसके बदले में अगर हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो वो ऐड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज मतलब इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो वो, और आउटफ्लोज में क्या क्या होता है, रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, डिवेंचर्स का। ठीक है, रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा ना। हाँ, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, फाइनल डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, एट द एंड ऑफ द, मतलब जो पिछले साल का डिविडेंड इस साल दे रहे होते हैं, और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो इस साल का डिविडेंड इस साल दे रहे होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई हुआ है जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, ये भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, बायबैक कर रहे हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब अनयूजुअल आइटम। ठीक है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि कैश आउटफ्लो होने वाला है, हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे, हाँ, फिर हम लोग निकालेंगे कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, मतलब जितना ऐड वाला आइटम है उसको ऐड करो, फिर जितना माइनस वाला आइटम है उसको माइनस करो, दोनों में डिफरेंस निकालो। अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आ रहा है तो लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अरे थोड़ा बहुत आगे मतलब, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलतियां तो होती रहती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, ये हम लोगों ने अभी बात कर चुके हैं, हम लोग पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड और इंटरेस्ट रिगार्डिंग अभी हम लोग ऊपर बात किए थे। तो हम लोग के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है, ऑल द फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, तो उसको क्या मानेंगे, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मानेंगे। और अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसको मानेंगे, हो गया, हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे इसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानेंगे। और अगर ये इंटरप्राइजेस नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, मतलब नॉन फाइनेंशियल्स है, तो इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट पेड है अगर, सॉरी, वो ऊपर वाला नॉन फाइनेंशियल्स था, ये फाइनेंशियल्स है, तो अगर फाइनेंशियल्स है तो इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल्स में तो ऑपरेटिंग है, हम लोग ऊपर में बहुत डीप में पढ़ के आए। ठीक है, डिविडेंड पेड है तो इसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड का मस्त चार्ट है, मस्त चार्ट है। ठीक है, इसको देखो और मस्त इसको याद हो जाएगा आप लोगों को। अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव या फिर इंटरेस्ट पेड, सारा किसका हो जाएगा, ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। और डिविडेंड अगर पेड किया है ना, डिविडेंड अगर पेड किया है ना, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं एज पर AS3 रिवाइज्ड। ठीक है, अब ये देखेंगे और इसके बाद हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, फिर आज का सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, आप अब उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी तक बहुत एंजॉय किए होंगे, और आगे भी करेंगे, बस ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, बस इसको एक फॉर्मेट में लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर ऐड करते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे नेट प्रॉफिट है, मतलब क्लोजिंग में ओपनिंग माइनस करो, अगर बैलेंस शीट में दे रखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो। अगर ट्रांसफर है तो अगर रिजर्व
रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है कुछ, उसको ऐड करो। प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर में कोई डिविडेंड प्रपोज किया है या फिर करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर कोई इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं तो, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रहे हैं। मेड मतलब कि जितना मेड किया है प्रोविजन टैक्स का उतना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी है उसको ऐड करेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको माइनस करेंगे, और टैक्स रिफंड जो है ना उसको माइनस करेंगे। फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें एडजस्ट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आए अलग अलग। ठीक है, डेप्रिसिएशन को ऐड करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स राइट ऑफ को ऐड करो। गुडविल अगर पेटेंट वगैरह राइट ऑफ कर रहे हैं तो ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड डिवेंचर्स कर रहे हैं तो ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो ऐड करो। फिर लेस करने वाले आइटम्स, इनकम, अगर इंटरेस्ट इनकम क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, जब इंटरेस्ट इनकम हो रही है ना तो इसको माइनस करेंगे। डिविडेंड इनकम माइनस करेंगे, रेंटल इनकम माइनस करेंगे, और फिक्स एसेट सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को माइनस करेंगे। मतलब प्रॉफिट को माइनस कर दो, लॉस को ऐड किया ही था। ठीक है, फिर अब ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें वही अगर करंट असेट्स, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, और करंट असेट्स बढ़ रहा है तो घटा देंगे, और घट रहा है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स मतलब कम हो रहा है तो देखो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वही होता है जो मैंने बताया शॉर्टकट। ठीक है फिर इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स बढ़ रहा है, घटा देंगे। ओके, माइनस किया ना, और करंट लायबिलिटी घट घट रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, लेस। ठीक है, माइनस। अभी इसको करने के बाद आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको करने के बाद आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से टैक्स पेड अगर कोई कर रहे हैं तो उसको माइनस कर दो, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कर रहे हैं तो उसको माइनस करो, या ऐड और माइनस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या फिर कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, अगर वही सारी चीजें सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का, चलो यहाँ पे दिखाओ, ऐड करो। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेल कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ऐड करेंगे। रेंट इनकम हो रही है, ऐड करेंगे। फिर हम लोग अगर परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को माइनस करो। फिर परचेज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माइनस करो। या फिर इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल वगैरह को परचेज कर रहे हैं, माइनस करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस और माइनस दोनों होती हैं। ठीक है, वो एज पर कंडीशंस मतलब कैसी है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है उसके हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो मतलब इसको टोटल प्लस में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अगर इनफ्लो हो रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख देंगे। अगर अगर हमारा अगर हमारा निगेटिव में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख देंगे। इसके बाद बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या बताता है, अगर हमारे फाइनेंशियल्स का कोई पार्ट है, जैसे शेयर्स वगैरह इशू किया, ऐड करो। डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशू किया, ऐड करो। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ जी, इंक्रीज हो रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है ना एक तरीके से। हाँ, इंक्रीज हो रहा है ना, ऐड करो। या फिर फाइनल डिविडेंड पेड कर रहे हैं, माइनस करो, आउटफ्लो हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, माइनस करो, आउटफ्लो हो रहा है। या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन पेड, अगर लोन वगैरह का पेमेंट कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस कर देते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स माइनस कर देते हैं, रिडीम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करो, डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस होगा, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से फिर क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश
सॉरी नेट कैश फ्लो और यूज्ड, अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा नेट निकालेंगे, नेट इंक्रीज हुआ है या नेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, फिर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, तीनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे नेट इंक्रीज अगर हो रहा होगा एडिशन में आएगा तो इंक्रीज होगा, नहीं तो अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें से ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और क्लोजिंग में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब इसमें जब इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग को ऐड कर देंगे ना, क्लोजिंग अपने आप ही आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो आंसर कि आपको सही है या गलत। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारे वो आइटम्स होते हैं, मैंने बोला था ना, चलो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में डिटेल में, तो इतना डिटेल आपके लिए ही है। ठीक है, तो क्या होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस हमारे अनयूजुअल होते हैं। हाँ, अनयूजुअल होते हैं या फिर इनफ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब हमेशा नहीं होने वाले थे, कभी कभी होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे आइटम्स मतलब जो अनयूजुअल होते हैं या फिर नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं उन आइटम्स। ठीक है, चलो अब बात करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव हुआ, लॉस कोई फायर पे हो गया, या बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, विनिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो कभी कभी होने वाली आइटम है ना, अनयूजुअल हो या फिर नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, कंपनसेशन रिसीव हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, अब देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या होती है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएंगी, ये आएगी अगर लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, कंपनसेशन अगर रिसीव हुआ है, मतलब कोई क्लेम मिल रहा है किससे, ऑपरेटिंग ऑपरेशन ड्यू टू द नॉर्मल नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब चीजों से जो कंपनसेशन या क्लेम रिसीव हो रहा हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स का लॉस हो रहा है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, मतलब फिक्स एसेट्स लॉस कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएंगी, अगर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक तो रोज नहीं करता ना, ये तो कभी कभार अनयूजुअल आइटम्स है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अब बाकी का क्लास हम लोग हर एक पॉइंट को, इसके अंदर जितने भी एक एक पॉइंट आने वाले हैं सारे, जो फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी पॉइंट आने वाले हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में सारे एक एक पॉइंट को। और आज न्यूमेरिकल नहीं हो पाया है, कल न्यूमेरिकल क्लास भी होगा। ठीक है, कल न्यूमेरिकल भी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग अपने स्टडीज को चालू रखिए, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे रिवीजन वीडियोस लाते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, और लास्ट में लाइक कर, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।